यूपी के घोसी और उत्तराखंड के बागेश्वर सहित 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। अब नतीजों का इंतजार है। ऐसे में सभी की निगाहें घोसी उपचुनाव पर लगी हुई हैं, क्योंकि एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई है। एनडीए से बीजेपी के दारा सिंह चौहान और विपक्षी गठबंधन इंडिया से सपा के सुधाकर सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। घोसी उपचुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखें तो 2022 के चुनाव की तुलना से 8.25% कम वोटिंग हुई है। ऐसे में कम वोटिंग बीजेपी के दारा सिंह चौहान के लिए चिंता बढ़ाएगी या सपा के सुधाकर सिंह के लिए संजीवनी साबित होगी। बता दें कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं का उत्साह नहीं दिखा और 50.3% वोटिंग ही हो सकी। चुनाव आयोग के लिहाज से 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में घोसी सीट पर 58.53% मतदान हुआ था। इस लिहाज से देखें तो इस बार 8.23% वोटिंग कम हुई है। कम मतदान किसके लिए टेंशन का सबब बनेगा, ये तो शुक्रवार को मतगणना के दिन ही पता चल सकेगा। हालांकि सपा और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कम वोटिंग के नफा और नुकसान का भी आकलन करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में दारा सिंह से लेकर सुधाकर सिंह की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव में 8.23% कम वोटिंग हुई है, जिसे लेकर सपा और बीजेपी दोनों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। वोटिंग पैटर्न और ट्रेंड को देखें तो राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि भारी मतदान और उनके बदलाव के संकेत होते हैं, जबकि कम वोटिंग को सरकार और विधायक के प्रति मतदाताओं की नाराजगी के तौर पर देखा जाता है। हालांकि घोसी सीट के वोटिंग ट्रेंड को देखें तो उपचुनाव में हमेशा से 8 से 9% कम ही वोटिंग रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर फागू चौहान विधायक बने थे। उस समय घोसी सीट पर 58.89% वोटिंग हुई थी। फागू चौहान ने राज्यपाल बनने के बाद विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 2019 में हुए उपचुनाव में 51.93% वोटिंग हुई थी। इस तरह से उपचुनाव में 7% कम मतदान रहा था। इस बार भी उपचुनाव में यही ट्रेंड दिखा है और करीब 8.25% कम वोटिंग हुई है। भूमिहार बहुल खुंगदवा और काशीकला में वोटिंग कम हुई है, जबकि मुस्लिम बहुल जमालपुर और मिर्जापुर में मतदान काफी रहा है। इसी तरह मुस्लिम बहुल कोपागंज में कम वोटिंग रही तो राजभर और ओबीसी बहुल गांव धवरिया 7 में मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। अगर ऐसे ही वोटिंग पैटर्न रहा तो बीजेपी के दारा सिंह चौहान की राह काफी मुश्किलें भरी हो सकती हैं। 2019 में उपचुनाव में बीजेपी के विजय राजभर जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार के उपचुनाव में बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को उतारा था, जो सपा से 2022 में विधायक बने थे। बाद में वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने दारा सिंह के जरिए नौनिया कार्ड चला है, जो 2022 के चुनाव में सपा के साथ चला गया था। इसके अलावा राजभर वोटों को जोड़ने के लिए सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी अपना समर्थन दिया। इस लिहाज से दारा सिंह चौहान अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और साथ ही बीजेपी के सत्ता में होने का भी उन्हें लाभ मिलने की उम्मीद है। उपचुनाव में अक्सर देखा गया कि सत्ता में रहने वाली पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिलती है। इस लिहाज से दारा सिंह चौहान को जीत मिलने की उम्मीद दिख रही है, लेकिन घोसी के सियासी समीकरण और उनके बाहरी होने का खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ सकता है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह क्षेत्रीय हैं और 2012 में इस सीट से विधायक रह चुके हैं। इतना ही नहीं, निर्दलीय लड़कर भी 60,000 के करीब वोट हासिल करने में वो कामयाब रहे हैं। इसके अलावा सवर्ण कैंडिडेट उतारकर ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार वोटों को भी साधे रखने की कवायद की है। घोसी सीट पर जिस तरह से 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता, 65,000 यादव और 38,000 राजपूत वोटर हैं, उसके चलते सुधाकर सिंह के लिए जीत की उम्मीद दिखती है और सपा भी इसी समीकरण के लिहाज पर जीत की आस लगाए हुए है। लेकिन वोटिंग के दौरान जिस तरह से सपा ने आरोप लगाए हैं कि मुस्लिम और यादव समुदाय वाले ज्यादातर इलाकों में वोटिंग नहीं करने दी गई, ऐसे में करीब 8% वोटिंग कम होना सपा के लिए चिंता बढ़ा सकती है।